सुंदरवन जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सारे जंगल में खूब बर्फबारी हो रही थी। दिन के वक्त तो सभी पक्षी अपने घरों में रहते, लेकिन शाम होते ही सब कल्लू के चाय के ढाबे पर पहुंच जाते, जहां चाय के साथ वो समोसे और पकोड़े भी खाते। अरे वाह कल्लू भैया, क्या मज़ा है आपके हाथ की चाय में। मैंने तो ऐसी चाय पहले कभी भी नहीं पी। अरे हाँ रानो, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कल्लू की चाय तो कहीं पर भी नहीं मिलती। हाँ बुआ, मैं पिछली दफा जब अपने ससुराल गया तो वहाँ पर कई ढाबों से चाय पी, लेकिन कल्लू भैया के हाथ की चाय का तो कोई भी जोड़ नहीं। अरे बुआ, ये तो आप सबकी मोहब्बत है, वरना चाय तो मैं बिल्कुल आम सी बनाता हूँ। नहीं कालू भैया, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। इसी तरह रोज शाम होते ही सब कल्लू के चाय के ढाबे पर इकट्ठे हो जाते और वहाँ पर खूब गपशप करते, एक दूसरे का अहवाल भी पूछ लेते। ढाबे के साथ ही कुछ जगह पर कल्लू ने बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ सामान रखा हुआ था, कुछ झूले और कुछ और चीज़ें। ये सब देखकर बच्चे भी वहाँ पर खूब खुश हुआ करते थे और इसी तरह बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कल्लू के ढाबे पर खूब एंजॉय किया करते थे। फिर कल्लू बच्चों के पास जाता है। अरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम सबके लिए चॉकलेट वाला मिल्क बना लिया है, जल्दी से आकर पी लो। कल्लू भैया कितने अच्छे हैं, वो कितना सबका ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों से भी कितना प्यार करते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने रानो, बस मुझे कभी कभी कल्लू की बहुत फिक्र होती है। तभी कल्लू भी आ जाता है। अरे कल्लू, तू सबका इतना ख्याल रखता है, लेकिन तेरा ख्याल रखने वाली कोई भी नहीं। हमने तुझसे कितनी बार कहा है कि शादी कर लो, अकेले रहना ठीक नहीं होता। अब इतनी सर्दी में तुम सारा काम अकेले करते हो। अगर तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारा कितना हाथ बटाती। हाँ कल्लू भैया, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आपको कोई अच्छी सी कवि देखकर शादी कर लेनी चाहिए, और अगर आप कहेंगे तो इसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। अरे रानो बहन, आपको तो सब पता है, माँ ने मेरी शादी अपनी बहन की बेटी की तरफ तय की थी, और अब मैं उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। अरे कल्लू, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस बात को इतना अरसा हो गया है, पता नहीं तुम्हारी मौसी की लड़की कहीं होगी भी कि नहीं, और क्या पता उसकी कहीं शादी हो चुकी हो। नहीं मीठी तोती, मुझे अच्छे से पता है, हम दोनों की बात बचपन में तय थी, और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे के सिवा किसी से शादी नहीं करेंगे, और अब तक शायद ऐसा हो भी चुका होता। अगर 2 साल पहले वो भयानक बाढ़ न आता तो आज हम दोनों साथ होते, मेरी माँ भी और मौसी भी। हम माफ़ी चाहते हैं कालू भैया, हमने आपको उदास कर दिया ना। अरे कोई बात नहीं रानू बहन, ये उदासी तो मेरे साथ ही चलेगी। ये तो आप लोग और बच्चे आते हैं तो मैं खूब एंजॉय कर लेता हूँ, वरना तो सारा दिन ऐसी ही सोचों में गुजर जाता है। फिर सब वहाँ से चाय पीकर अपने घरों को चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह ही मीनू बुआ रानू की तरफ आ जाती हैं। अरे रानू, क्या हो रहा है। कुछ नहीं बुआ, बस बच्चों को स्कूल का काम करवा रही थी। हाँ, मैं भी मिट्ठू जी को कहकर आई हूँ कि मेरे आने से पहले बच्चों को स्कूल का काम करवा दीजिएगा। वो बुआ, कल रात से मैं एक बात सोच रही थी। क्या बात रानो। 2 साल हो चुके हैं उस भयानक बाढ़ को। पता नहीं कल्लू भैया की मंगेतर चमकीली कवि
कहीं पर होगी भी कि नहीं, और क्या मालूम कि वो जिंदा हो। हम लोगों ने तो उसके बाद उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हाँ रानो, लेकिन कल्लू तो ढूंढता रहा था काफी दिन तक, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर चमकीली बहन को ढूंढना चाहिए, वरना कल्लू भाई कब तक यूं ही रहेंगे। वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों से भी इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें भी तो उनका कुछ सोचना चाहिए ना। लेकिन रानो, हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ रानो, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बुआ, हम अगर सब मिलकर कोई प्लान बनाएं तो शायद हम इसमें कामयाब हो जाएं। हमें सारे पक्षियों से बात करनी चाहिए, किसी न किसी के रिश्तेदार पास के जंगलों में मौजूद हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हम चमकीली बहन को ज़रूर ढूंढ लेंगे। और अगर ऐसी कोई बात पता चली भी कि उन्होंने शादी कर ली या वो इस दुनिया में नहीं, तो कालू भाई को सब्र तो आ जाएगा ना। फिर क्या मालूम वो शादी के लिए राजी हो जाए किसी और कवि से। बात तो बिल्कुल ठीक की है तूने रानो। ठीक है, फिर शाम को ढाबे पर ही सारी बात तय करते हैं। फिर शाम होते ही वो कल्लू कौवे से छुपाकर सभी आपस में प्लान बनाते हैं। रानो सबको सारी बात बता देती है। अरे रानो बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरी मौसी का बेटा है ना, इस जंगल की बाढ़ का पानी जिस नदी में गया था ना, वो वहाँ पर नौकरी करता है। मैं उससे बात करूँगा, क्या मालूम उसे कुछ पता हो। और हाँ, मेरी भी बुआ का लड़का है ना चीला, वो भी एयरफोर्स में काम करता है। मैं उससे बात करूँगा, शायद उसके कोई जानने वाले हों। तो बस फिर ठीक है, आसपास के जंगलों में हम सब देख लेंगे। आप लोग इन दोनों जंगलों में पता करें। मुझे ज़्यादा यकीन है कि वो बाढ़ के इलाके से ही मिलेंगी जहाँ पर इस बाढ़ का पानी गया था। फिर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। चमकीली कवि का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन शाम को ढाबे पर बंटी कबूतर कहता है, रानो बहन, मैंने आपको बताया था ना अपने कज़न के बारे में। उसने मुझे बताया है एक कवि के बारे में। वो कहता है कि वो पहाड़ों की तरफ अकेली एक पेड़ पर रहती है, लेकिन शायद उसकी ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो कह रहा था कि वो अपने पास किसी और पक्षी को नहीं आने देती, ना ही किसी को घोंसला बनाने देती है, और ना ही किसी से बातचीत करती है। मेरे ख्याल से हमें जाकर देखना चाहिए। तो बस फिर ठीक है, हम सुबह ही चलते हैं। फिर अगले दिन बर्फबारी कुछ कम थी। सारे पक्षी बंटी के बताए हुए एड्रेस पर उस कवि को ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें दूर पहाड़ों में एक पेड़ नजर आता है और उस पेड़ पर अकेला एक घोंसला। वो देखते हैं तो वो कल्लू की मंगेतर चमकीली ही थी, लेकिन वो देखकर उनको चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम, कौन हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले ही रहना है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अरे चमकीली बहन, डरे नहीं, हम आपके अपने हैं। चमकीली, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। तुम्हें पता है कितने अरसे बाद किसी ने मुझको मेरे नाम से पुकारा है। मेरी माँ, मेरी मौसी, पता नहीं सब कहाँ पर चले गए, मुझको अकेला छोड़कर। फिर वो कवि रोने लग जाती है। फिर वो सारे चमकीली को सारी बात बताते हैं। चमकीली, तुम्हें याद नहीं, तुम बहुत छोटी थी जब तुम अपनी माँ के साथ हमारे जंगल में आई थी कालू भैया की तरफ। तब से हम सब तुम्हें जानते हैं। तुम लोग क्या वाकई में ही सच कह रहे हो। मुझे जाना है तुम लोगों के साथ। मैं अभी चलती हूँ, बस मैं अपना कुछ सामान ले लूँ।
फिर सारे खुश हो जाते हैं कि चमकीली को भी सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो चमकीली को लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं और सीधे कल्लू भैया की तरफ जाते हैं। कल्लू एकदम से चमकीली को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। चमकीली, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। कितने ही जंगलों में तुझे तलाश किया। कितने ही दिन मैं उस नदी के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करता रहा। फिर सारे पक्षी कल्लू को भी सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने चमकीली को ढूंढा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वाकई ही साबित कर दिया कि आप सब मेरे अपने हैं। अरे कल्लू, ये कैसी बातें कर रहा है तू? अगर हम सब नहीं तुम्हारा सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? और ये सारी प्लानिंग तो रानो की है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया को छोड़ें कल्लू भैया और शादी की तैयारी करें। हम आप दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना पक्षी भाइयों? हाँ हाँ रानो ठीक कह रही है। और फिर सारे कल्लू की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घर से एक एक पकवान तैयार करते हैं और कल्लू की शादी बहुत धूमधाम से चमकीली के साथ हो जाती और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।